हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। और आज की अब बात करते हैं तो विशेषतः आज का दिवस काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं कल था रविवार। और रविवार में जिस तरीके से आपने बड़ा सा गिव वे देखा और उसके अनुरूप अगर जो बात करें तो एक एग्जाम हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में, खास करके जिसको हम नाम देते हैं उत्तर प्रदेश आरओ की जब बात करते हैं मतलब हिंदी में उसे समीक्षा अधिकारी बोला जाता है, और साथ ही साथ सहायक समीक्षा अधिकारी। विशेषतः अगर जो देखा जाए तो यूपी पीसीएस में एक बहुत अच्छी क्लास की जॉब होती है और उसके अंतर्गत 140 क्वेश्चन का एक जो सेट होता है वो जीएस प्रश्न पत्र का होता है। हालांकि पद्धति के अनुसार देखा जाए तो पहले क्या होता था, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन आया। मतलब कह सकते हो कि जिनका कॉन्सेप्ट बोल्ड था वही केवल अधिक मात्रा में क्वेश्चन को कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश तो अपने आप में निराला सब्जेक्ट है, और आप भी जानते हैं अगर जो थोड़ी बहुत आपने मेहनत की होगी तो विशेषतः उन सारे पहलुओं को आप महसूस करेंगे। तो क्रम की शुरुआत करते हैं। एक एक बिंदु के साथ हम प्रमुखता से चर्चा करेंगे, जिसमें अलग अलग बिंदुओं की हम यहाँ पे कह सकते हो कि अध्ययन करते हुए अलग अलग संदर्भों को देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ जाए। विशेषतः इस क्लास को लाइक भी करें और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों, मित्रों और मित्रियों के पास क्लास को शेयर भी करें। चलिएगा, शुरुआत यहीं से करते हैं। बाग देवी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरकरार रहे। विशेषतः प्रतिभा कुशवाहा, कोमल, कमल कुमार, नितिन कुमार, राहुल, धीरज और कई सारे लोग जैसा जैसा क्रम में जुड़ रहे, सब लोग जुड़ते रहें। ध्यान रखिएगा, अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। आप भी जानते हैं जब कभी आप कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो कोई साथ नहीं देता है। खास करके इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में आपसे और हमसे बेहतर कौन जानता होगा कि सभी लोग केवल ताने देते हैं, सभी लोग के रिजल्ट पूछते हैं, कोई साथ नहीं देता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, अकेली ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। बस यही बोलेंगे, अरे अब की बार ना हुआ, कोई दिक्कत ना महाराज, अगली बार हो जाएगा, दमखम से पेपर लगाओ। लेकिन फिर भी आपको पता चलता है कि एक्चुअल इस पे क्या बीतती है जब आपका पेपर खराब होता है या फिर लगातार वैकेंसी नहीं आती है, उम्र निकल जाती है। तो उन सारे बिंदुओं को ध्यान रखते हुए ध्यान रखिएगा कि अकेली ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। विशेष एक एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहेंगे कि अगर जो आप किसी से मुंबई का पता पूछेंगे ना तो सभी बता देंगे कि फलनवा ट्रेन यहाँ से होके ऐसे ऐसे जाती है, लेकिन कोई किराया ना देगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी आधारित होती हैं वो कहीं न कहीं इस कोड के ऊपर देखने को मिलती हैं। चलिएगा, क्रम की शुरुआत करते हैं विशेषतः पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। ठीक है, क्या करा है, कहीं ना कहीं सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने की बात कर रहा है। और इस सूची को जब आप सुमेलित करेंगे ना तो कुछ आपको इसका जो संदर्भ देख मिलेगा वो आपको इस तरीके से देख मिलेगा। खासा जब इसका आप जवाब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, तो सूची जो 1 दी हुई है वो लोकगीत के संबंध में है, और सूची 2 जो है वो गायन से संबंधित क्षेत्र है। पता नहीं क्या हो गया फाइंड को लेकर के, हालांकि ऐसी उम्मीद तो ना थी, लेकिन फिर भी अब जो भी है सामने है, देखिएगा इसको। कह रहा है कि सूची 1 जो है, सूची 1 संबंधित है आपके लोकगीत से, और सूची 2 जो संबंधित है वो गायन क्षेत्र से संबंधित है। देखा जाए तो जैसे है चैती आपके संस्कार गीत के स्वरूप में, कजरी ब्रज का लोकगीत, इसके अलावा रसिया बिहार का विवाह का मौसमी गीत, और सोहर की जब बात करते हैं तो सोहर आपके क्या हो जाता है, मौसमी गीत के रूप में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका सही संदर्भ क्या हो जाएगा। ठीक है, आपके प्रदेश के अंतर्गत, खासा आपके प्रदेश की जब बात करते हैं तो आपके प्रदेश में जब हम बात करते हैं किसको आधारित करते हुए इन सारे बिंदुओं की बात करते हैं, तो इन सारे बिंदुओं में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, हमें कुछ नहीं पता है इस बिंदु के बारे में, लेकिन एक चीज जरूर पता है। ठीक है, इस बिंदु को आधारित करते हुए एक विशेष चीज हमें पता है, और वो पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जब हम सोहर की बात करते हैं, किसकी, सोहर की बात करते हैं, तो सोहर आप भी जानते हैं कि बच्चे का जो जन्म होता है उससे संबंधित हो जाता है। ठीक है,
तो डी का एक कहां पे है? डी का एक केवल एक में है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी, आपका बिल्कुल सारा सही हो जाता है। हालांकि बाकी भी आप जानते हैं, जैसे रसिया है आपके ब्रजमंडल का लोकगीत। और इसके अलावा चैती की जब बात करते हैं तो चैती, चैत महीना हिंदू के समय में अगर जो देखा जाए हिंदू कैलेंडर, तो उसमें जो चैत महीना होता है उसमें गाया जाता है। और इसके अलावा कजरी की जब बात करते हैं तो कजरी आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे खास करके सावन के महीने में और इसके अलावा विवाह के समय पे क्या किया जाता है, इसका गायन पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन का स्वरूप विशेष ध्यान किएगा, ये क्वेश्चन था आपके ROARO का, ठीक है। ROARO का सहयोग से कह सकते हैं कि जो बी वाला सेट था उसका पहला ही क्वेश्चन था जिसमें दिया था लोकगीत और गायन के अवसर। और इसके आधार पर अगर जो देखा जाए तो हमने पूर्व में भी कई सारे क्वेश्चन देखे हैं, जैसे निम्न में सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सुमेलन के अंतर्गत क्वेश्चन भी किया है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में अगर जो आपने क्लास की होगी विधिवत तरीके से तो आपको ये बिंदु क्लियर होगा। जैसे कजरी आपके मिर्जापुर बनारस में होता है, आल्हा आपके महोबा बुंदेलखंड में, रसिया बरसाना ब्रज क्षेत्र में, चैती और चैता पूर्वांचल में चैत महीने में, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सोहर पूर्वांचल में। इसके अलावा होली गीत वृंदावन में, यानी कि होली के समय पे लठमार होली वगैरह, झूला गीत ये भी आपके वृंदावन में, ईसुरी फाग एक फागुन के महीने में गाया जाने वाला गायन होता है जो कि बुंदेलखंड में, पुनः बरहल बीर अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड में, और मल्हौर की जब बात करते हैं तो ये कौरवी छोत जो होता है उसमें प्रमुखता से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि काकोरी षड्यंत्र केस की जब बात करते हैं तो उसमें जो प्रधान आरोपी थे जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात करते हैं तो इनको उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में फांसी दी गई थी, ठीक है। क्या नाम है? राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात करते हैं तो इन राम प्रसाद बिस्मिल को किस एक शहर में प्रमुखता से फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात करते हैं तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? खास करके जब बात करते हैं किसको आधारित करते हुए, फांसी को आधारित करते हुए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इनको फांसी दिया गया था और इस फांसी के अंतर्गत अगर जो सजा की बात करें तो ये सजा जो दी गई थी इनको, ठीक है, ये जो सजा इनको दी गई थी तो इस सजा के अनुरूप अगर जो बात करें तो इन सजा का जो एक संदर्भ था उस सजा के अनुरूप राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पे फांसी दिया गया था? ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे ये जो काकोरी षड्यंत्र होती है हमने कई बार बताया। पहली बात तो इसका नाम चेंज किया गया, अंग्रेजों की निगाह में ये केवल षड्यंत्र था, लेकिन हमने क्या नाम दिया है इसको? काकोरी टेन कार्रवाई नाम दे दिया है। क्या नाम किया? काकोरी टेन कार्रवाई विशेषतः नाम दिया। आप भी जानते हैं इसके 100 साल पूरे हो गए हैं और इस क्रम में घटना घटी थी। तो ये घटना घटी थी 9 अगस्त सन 1925 को ये घटना घटित थी। विशेष ध्यान रखिएगा, 100 नहीं बल्कि 97 साल पूरे हुए हैं, माफ करिएगा, 100 साल उसके पूरे हुए थे चौरी चौरा के, ठीक है। 97 साल इसके पूरे हो गए हैं। 9 अगस्त 1925 की आपकी घटना होती है। और विशेषतः ध्यान रखिएगा, इस काकोरी कांड में जो संबंधित व्यक्ति थे उनमें कई सारे नाम होते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद का नाम होता है, अशफाक उल्लाह खान की जब बात करते हैं तो उनका नाम होता है, राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात करते हैं और राजेंद्र लोहड़ी की बात करते हैं तो ये कई सारे प्रमुख अभियुक्त थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात करते हैं तो इनको गोरखपुर में फांसी दिया गया था। विशेष ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6 बी सेट का। और काकोरी कांड के बारे में अगर जो आप विधिवत तरीके से जानते होंगे, खासा यूपी जीके वाली अगर जो कभी आपने क्लास करी होगी तो ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त सन 1925 को यह घटना घटित हुई थी, जिसमें हम जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद चूंकि ये बच निकले थे सबूत के अभाव में, बाद में इनको अल्फ्रेड पार्क में गोली मारी गई थी। विशेषतः बिस्मिल की अगर बात करते हैं तो बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में और राजेंद्र लोहड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में फांसी की सजा दी गई थी। इसी के साथ एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, अशफाक उल्लाह खान का नाम काफी चर्चा में था और इस चर्चा के क्रम में अगर जो देखा जाए तो विशेषतः इनके नाम से गोरखपुर में क्या किया गया है, एक प्रदेश का सबसे बड़ा आपका जो चिड़ियाघर होता है उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा क्या है? केबल कार सेवा विशेषतः अगर जो देखा जाए तो रोप वे आपने नाम सुना होगा, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं उड़न खटोला बोलते हैं, या जो लिफ्ट वाली टॉली होती है खास करके केबल के ऊपर आधारित होती है। आपने देखा होगा एक मोटा सा केबल होता है जिसमें क्या होते हैं झूले लगे होते हैं, और हम खास करके इसका इस्तेमाल पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े स्तर पे करते हैं। और इस क्रम में अगर जो देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक लोकेशन और भी काफी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा था।
विशेषतः इस पहले केबल कार की जब बात करते हैं तो इसका चर्चा क्यों था, क्योंकि जब अमित शाह, आपको याद होना चाहिए, अमित शाह जब गए थे मिर्जापुर में खास करके विंध्याचल देवी कॉरिडोर को अनाउंस करने, तो उसी के अंतर्गत मिर्जापुर क्षेत्र में क्या किया गया था, इसका अनाउंसमेंट किया गया था। अगर जो आप हमारी करंट अफेयर वाली क्लास देखते होंगे साप्ताहिक, तो उसमें इस बिंदु को पूर्ण तरीके से कराया गया था कि पूर्वांचल का पहला रोपवे यानी कि केबल कार की जब बात करते हैं तो यह विंध्याचल धाम अर्थात मिर्जापुर जिले में चालू किया गया। विशेष यहीं पर ध्यान रखिएगा, विंध्याचल कॉरिडोर के अलावा अगर जो एक बिंदु हम यहीं पे चर्चा करना चाहें तो वो भी ध्यान रखिएगा, अभी क्या किया गया है शहरी क्षेत्र में, हालांकि आप भी जानते हैं जितने आपके ये केबल वाले कार चलते हैं वो जनरली पहाड़ों पे या जहां पे दुर्गम क्षेत्र होता है वहां पे चलाई जाती हैं, लेकिन पहली बार ये शहरी क्षेत्र में चलाया गया है। और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये भी हमारे उत्तर प्रदेश का ही नाम होता है बनारस। बनारस की अगर बात करते हैं तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर से लेकर के गंगा घाट तक ये प्रमुखता से क्या किया गया है, चालू किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर में चालू किया गया था पहला रोपवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जो शहर है उनमें से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। ठीक है, मिलियन शहर यानी कि कह सकते हो कि मिलियन किसे बोला जाता है, जनरली जब 1 मिलियन होता है और 1 मिलियन की संख्या अगर जो दिया जाए तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है, तो ये हो जाता है 10 लाख। सीधी सी अगर बात करें तो 10 लाख ही नगरों की अगर बात करते हैं तो उनमें से हमारे प्रदेश का कौन सा शहर नहीं है। विशेष ध्यान रखिएगा, अगर जो हम सामान्य रूप से बात करेंगे तो 12 जिले क्या है हमारे यहां पे मिलियन नगरों के अंतर्गत आते हैं, जबकि अगर हम नगर निगम की बात करते हैं तो नगर निगम की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा नगर निगम की कुल संख्या जो होती है मिलियंस वाली 2011 की जनगणना के अनुरूप तो वो हो जाती है 7। यहां पे 2011 की जनगणना के अनुरूप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि तब हमारे उत्तर प्रदेश में केवल कितने थे, 71 जिले हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि बाद में 4 जिले और बने थे। तो 71 जिलों के आंकड़ों के अनुरूप अगर बात करें तो प्रदेश में कुल 12 जिले ऐसे हैं जहां पे मिलियंस की संख्या है और इसके अलावा 7 नगर निगम ऐसे हैं जहां पे मिलियंस की संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र में मुरादाबाद नहीं आता है, बल्कि आगरा, प्रयागराज और मेरठ ये आपको प्रमुखता से देखने मिलते हैं। अगर आपने क्लास की होगी तो उसमें जानते होंगे कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 12 जिले और इसके अलावा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम, तो इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, बनारस, मेरठ और आगरा। यह बिंदु आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? इसके अलावा चलिएगा, यह क्वेश्चन संख्या 17 यहां पे बताइएगा कि फसल चक्र के अनुरूप अगर जो बात किया जाए तो फसल चक्र के संदर्भ में क्या बिंदु आपका सही है। सही है तो देखने मिलता है कि गहरी जड़ी वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। क्या करा है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, या फिर फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपको जो जवाब देना है वो आपको देख मिलेगा किसके रूप में, केवल 1 के रूप में, केवल 2 के रूप में, केवल 1 और दोनों के रूप में, या फिर ना तो ए ना तो 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे जो बिंदु देखने मिलता है, जनरली आप भी जानते हैं जो हमारे यहां पे फसल पैटर्न चलती है उसमें आपको बताया भी जाता है कि एक बार अगर जो आपने गहरी जड़ वाली फसलें ली तो इसका मतलब अंदर का खनिज उसने रोका, तो अब की बार क्या करना होगा, आपको उथली जड़ वाली फसल लगानी होगी, जिससे क्या हो कि ऊपर वाला खनिज निकाल ले और नीचे वाला क्या हो फिर से रिस्टोर हो जाए। सामान्य शब्द में इसी तरीके से दूसरा बिंदु आता है कि अगर जो आपने फलीदार फसल लगाई तो अगली बार क्या करेंगे, क्योंकि उसने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर दिया, तो अगली बार क्या करेंगे, बिना फल वाली फसल यानी कि दलहनी फसल लगाएंगे, जिससे वो क्या करेगा, नाइट्रोजन खींचने की बात करेगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा, यहां पे गहरी जड़ी वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल उगानी चाहिए। यह तो अनर्गल बात हो गई, क्योंकि सेम पैटर्न की फसल लगाएंगी तो वो क्या करेगा, मिट्टी से जितने आपके तरीके से कह सकते हो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको बड़ी तेजी से सोख लेगा और कहीं ना कहीं फसल के ऊपर उसका प्रभाव भी देख मिलेगा। तो पहला तो सरासर इसमें गलत हो जाता है फसल चक्र के अंतर्गत। विशेषतः अगर जो बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमने बोला कि फलीदार फसल यानी कि जो दलहनी फसलें होती हैं उसके बाद हमें क्या करना होगा, बिना फली वाली यानी कि अदलहनी फसलें लगानी चाहिए। इसका मतलब इसका जो सही जवाब होगा वो केवल 2 हो जाएगा, बी वाला इसका सही जवाब होगा। विशेष अगर जो आपने कृषि का चैप्टर खास करके, हालांकि यहाँ पे तो सारी चीजें हम ही पढ़ाए हैं, तो विशेषतः अगर जो हमसे पढ़ा होगा तो इस बिंदु को जानते भी होंगे। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन की जब बात करते हैं तो उसमें यही है कि किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि की फसलों की इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम
ह्रास हो, यानी कि जो हमारे यहाँ पे उर्वरा शक्ति होती है, उसका फर्टिलाइजेशन का, खास करके फर्टिलिटी पावर होती है, वो कहीं ना कहीं क्या हो, रिड्यूस, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कम लेवल में उसको हम यहाँ पे खर्च कर पाए। विशेषतः इसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। बातें क्या होती हैं, जैसे गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए, यही तथ्य दिया था, जबकि इसने उलट करके दिया था। दूसरा था कि दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल उगानी चाहिए, यह दूसरा कथन था। और तीसरा था कि अधिक खाद पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद पानी वाली फसलें लगानी चाहिए। तो इस तरीके से आपका दूसरा वाला इसमें सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 19। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के क्रम में जो सांस्कृतिक विरासत है, क्या है, सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत की अगर बात करते हैं, कल्चरल इशू की जब बात करते हैं, तो उसमें यह बताना है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खननित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बाकी दूसरे कथन की जब बात करते हैं तो प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। ठीक है, दो चीजें आपको देखने मिलेंगी कि हमारे यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो हमारे यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सांस्कृतिक विरासत। और सांस्कृतिक विरासत के फलस्वरूप अगर बात करें तो पहला जो बिंदु है वो ये है कि पुराने समय के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं खेतीबाड़ी से संबंधित, उसमें उत्तर प्रदेश से भी कुछ एक क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये बिंदु तो क्लियर है, क्योंकि आपके लोहदा नाला की बात हो या फिर सोनभद्र में जो आपका सिंगरौली घाटी का संदर्भ हो, या इधर आ जाएंगे आप सहारनपुर में, इसके अलावा अतरंजी खेड़ा, तो बहुत सारे लोकेशन आपके क्या होते हैं, खेतीबाड़ी और भी विभिन्न चीजों के साक्ष्य देते हैं विशेषतः। इसके अलावा अगर बात करें तो पुराने समय में जो खेतीबाड़ी हम विशेषतः इस्तेमाल करते थे, उनमें किन चीजों को देखते थे, तो केवल आपको पता है जो अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं उसमें आपके धान है और जौ, इसकी मात्रा बड़े स्तर पर प्राप्त हुई है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोनों हो जाएगा, यहां पे आपका सी वाला। विशेषतः अगर जो आपने खास करके हिस्ट्री वाला चैप्टर देखा होगा तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिला काफी चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पुराने समय का जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो प्राप्त हुए थे। हालांकि इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मेहरगढ़ में आपके गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य की अगर बात करते हैं तो जो पहले प्राप्त हुआ था वो आपके कोल्डेहवा में देख मिलता था। और कोल्डेहवा में अगर जो लोकेशन की बात करते हैं तो जो प्रयागराज की बेलन घाटी नदी है वहां पे प्रमुखता से देखने को मिलता है, जहां पे चावल की भूसी की कुछ एक मात्रा प्राप्त हुई थी। लेकिन चर्चा में क्या था, क्योंकि संत कबीर नगर में जो प्राप्त हुआ था वो कोल्डेहवा से भी पुराना था, तो इस कारण से ये बिंदु काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक पॉटरी, और ब्लैक पॉटरी की अगर बात करते हैं तो उसके लिए जीआई टैग किस एक उत्पाद के संदर्भ में किस एक लोकेशन को मिला है। ठीक है, जीआई टैग की अगर बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो मिट्टी से संबंधित चीजें बनती हैं वो 3 प्रमुख लोकेशन में बनती हैं, आपको पता होने चाहिए। और इन 3 लोकेशन की जब बात करते हैं तो एक आपका है कहां पे, खुर्जा। और खुर्जा की जब बात करते हैं तो ये पड़ता है बुलंदशहर में। और इस बुलंदशहर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो चीजें निर्मित की जाती हैं वो चीनी मिट्टी से संबंधित होती हैं। इसके अलावा दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरा जो संबंधित होता है वो होता है आपके गोरखपुर का। और गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर में जो आपकी एक तरीके से मिट्टी होती है, उस मिट्टी के जो बर्तन खिलौने बनाए जाते हैं उसको फिर हम क्या करते हैं, आग में पका देते हैं, तो उसको हम टेराकोटा नाम देते हैं, जिसको वर्तमान में जीआई टैग मिल भी चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो तीसरा संदर्भ होता है आपका ये वाला, जिसको हम ब्लैक पॉटरी या फिर काली मिट्टी से संबंधित क्या करते हैं, बर्तन नाम देते हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश का एक जगह पड़ता है आजमगढ़, और इसी आजमगढ़ जिले में एक लोकेशन है जिसका नाम है निजामाबाद। क्या नाम है, निजामाबाद। तो उसी निजामाबाद में आपके काले मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी के ऊपर आधारित करते हुए आपके उत्तर प्रदेश में 3 लोकेशन पे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, जिनमें खुर्जा, बुलंदशहर जहां पे चीनी मिट्टी, इसी कारण से सिरेमिक सिटी की भी संज्ञा दी जाती है। दूसरा गोरखपुर का टेराकोटा काफी मशहूर है क्योंकि जीआई टैग भी मिल चुका है। और ब्लैक पॉटरी की जब बात करते हैं तो ये आजमगढ़ के निजामाबाद में बड़े स्तर पे उत्पादित की जाती है। और यहीं पे अगर बात करते हैं तो इसको एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत भी चयनित किया गया है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे 2 बिंदु दिए हैं, नजीबाबाद और निजामाबाद। अगर जो कोई ऑप्शन देखेगा तो पहला टिक करेगा, विशेष ध्यान रखिएगा आपको सी वाला टिक करना है, निजामाबाद। तो ध्यान रखिएगा, निजामाबाद की जब बात करते हैं तो ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ के निजामाबाद से आपको देखने को मिलती है, जिसको हमने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चयनित भी कर रखा है। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे अगर जो इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बताइएगा सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए, किसके आधार पे कि
सूची 1 में है मिट्टी और सूची 2 में है राज्य। इस क्रम में आपको बताना है कि किस एक राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे जलोढ़ मृदा राजस्थान में, काली मिट्टी उत्तर प्रदेश में, लाल मिट्टी महाराष्ट्र में, मरुस्थलीय मिट्टी आंध्र प्रदेश में। तो मिट्टी के अनुरूप अगर जो देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो एक बार देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आरओ में सीधे तरीके से पूछे गए और उसको हम अपने क्लास के स्क्रीनशॉट से इस वजह से दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो क्लास कराई जाती है उसकी महत्व क्या है। एक छोटे से लेवल की क्लास की अगर बात करते हैं, जिसने अगर जो लगातार 3 से 4 महीने यूपीजी के 9 बजे वाली क्लास की होगी ना, तो वो सीना चौड़ा करके आया होगा, क्योंकि 31 क्वेश्चन मायने रखते हैं सिलेक्शन में। हम तो 1-2 क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे 31 क्वेश्चन सीधे सीधे दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे 2 बिंदु क्लियर कर लीजिएगा, एक तो आपके ऑप्शन भी क्लियर हो जाएंगे और दूसरा आप क्वेश्चन की पद्धति भी देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा? विशेष किसकी बात किया जा रहा है? मिट्टी और राज्य के बारे में। अगर जो हमें कुछ नहीं पता तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बिंदु जरूर आपको पता है। ठीक है, एक चीज और आपको पता है, क्लियर है। यहां पे अगर जो हम बात करते हैं किसको आधारित करते हुए, जैसे हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो मिट्टी लाई जाती है नदियों के द्वारा लाई जाती है उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जलोढ़ मृदा के क्रम में अगर जो देखा जाए तो जलोढ़ मृदा बड़े स्तर पे क्या की जाती है? आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 का 2 केवल एक ऑप्शन में है, बी वाला आंख मूंद के टिक कर देंगे, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी अगर जो आपको उत्तर प्रदेश वाला पता होता है। विशेष इसके अलावा आप भी जानते हैं कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ होगी, जाहिर सी बात है कि राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा होती है। इसके अलावा काली मिट्टी की जब बात करते हैं तो बड़े स्तर पे महाराष्ट्र में पाई जाती है और लाल मिट्टी की जब बात करते हैं तो लाल मिट्टी आपके आंध्र प्रदेश में, चूंकि ये पश्चिमी घाट का किनारा होता है तो इस कारण से देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब बी वाला हो जाएगा। विशेष ध्यान रखिएगा, हमने जब बात किया है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है वो किस एक क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात किस प्रकार की पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मृदा हो जाती है। और सहयोग से अगर बात करें तो आपका पेपर तो हाई लेवल का था, लेकिन ये पेपर कहीं न कहीं चकबंदी लेखपाल परीक्षा में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है उसमें एक मंदिर है, भीतर गांव का मंदिर। इस भीतर गांव के मंदिर की जब बात करते हैं तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहां पे सही है, मतलब ट्रू है? और इसके आधार पर अगर बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से लेकर के 6ठी सदी के बीच में हुआ था विशेषतः। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ईंटों से निर्मित यह भारत की प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इस बिंदु में क्या सही जवाब हो जाएगा? आप भी जानते हैं कि हमारे यहां पे जब मंदिर कला की बात करते हैं, ठीक है, हमारे मंदिर कला की जब बात करते हैं तो मंदिर कला के अंदर विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे ईंटों से बनाया गया जो प्राचीन मंदिर है, जनरली आप भी जानते हैं कि ईंटों के घर बड़े जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन ये अगर जो बात करें तो गुप्त काल के अंतर्गत बनाया गया काफी महत्वपूर्ण मंदिर होता है जिसको 5वीं 6ठी शताब्दी में बनाया गया था और वो मंदिर अभी भी क्या है, जीवंत है। हालांकि कुछ दिन पहले की अगर बात करते हैं तो उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिरने के कारण उसका कुछ एक हिस्सा टूट गया है, लेकिन फिर भी ईंटों के ऊपर आधारित करता हुआ नागर शैली में बनाया गया ये मंदिर अभी भी आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखने मिलता है। कई बार इसको क्वेश्चन में पूछा गया है। हालांकि ध्यान रखिएगा, इसी के साथ अगर जो भीतरी गुफा स्तंभ लेख पूछता है किसके बारे में, भीतरी गुफा स्तंभ लेख की बात करता तो वो कहां पे है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है वहां पे देख मिलता है। लेकिन मंदिर की जब बात करते हैं भीतर गांव का मंदिर, तो ये मंदिर आपके कहां हो जाता है, तो ये मंदिर आपके विशेषतः कानपुर के अंदर देखने मिलता है। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा ये 25वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, ये भी दुबी क्लियर है और ये मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ये बात भी सही है। तो इसका सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में पक्की ईंटों से बना हुआ भीतरगांव का मंदिर तो कहां पे, कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन के स्वरूप में जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। और इसके अलावा भीतरगांव के मंदिर की जब बात करते हैं, कानपुर में गुप्त काल में बनाया गया ईंटों के द्वारा शुद्ध मंदिर और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विशेषतः इनकी उपाधि महानाशक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह। और बनारस विद्रोह का जो क्रम होता है, चूंकि आप भी जानते हैं जब अंग्रेज अपनी राज्य हड़प नीति के अंतर्गत नवाबों वगैरह का शासन छीनना चाहते थे तो उसके अंदर कई सारे युद्ध हुए थे, जैसे बक्सर का युद्ध जिसमें हम जानते हैं
कई सारे ग्रुप आए थे और इसी क्रम में अगर जो देखा जाए तो बनारस का युद्ध या फिर बनारस का विद्रोह जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था। इसीलिए कहते हैं बार बार कि हमारी क्लास में थोड़ा सा अगर जो संयम लेके पढ़ लोगे ना तो बहुत ज़्यादा तो नहीं इतना, लेकिन कुछ चीज़ें जरूर सीधे तौर पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, और ध्यान रखिएगा किसकी बात की जा रही है, बनारस विद्रोह। तो बनारस विद्रोह के रूप में ध्यान रखिएगा यहाँ के एक लोकल राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह की जब बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, इसका विद्रोह किया था। बड़े स्तर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपी के युद्धों की बात की गई है और इसमें से एक युद्ध है बनारस का युद्ध। और इस बनारस के युद्ध की जब बात करते हैं जो कि 1780 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच, तो राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल उस टाइम के हेस्टिंग के बीच हुआ था, जहां पे राजा चेत सिंह पराजित हो गए थे और इसी कारण से इन्होंने यहाँ पे संधि वगैरह भी की थी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी आगरा में, कलिंजर में और भी कई सारे, उत्तर प्रदेश में कई सारे युद्ध हुए हैं। अगर जो युद्धों वगैरह की चर्चा की जाती है तो इन सारे विद्रोह को जरूर आपके साथ संदर्भित किया जाता है। ठीक है, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पुनः एक बार बताइएगा किसमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। विशेषतः उत्तर प्रदेश के क्रम में अगर जो देखा जाए तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और उसी क्रम में वर्तमान उनकी अवस्थिति देखा जाए तो पुराने समय में जो हमारे शहर हुआ करते थे उनके संस्कृत के नाम अलग अलग हुआ करते थे, उपाधि उनको दी जाती थी। और उसी क्रम में अगर जो देखा जाए तो कोल या फिर कोयल नगर किसे बोला जाता था, इसके अलावा महोत्सव नगर किसे बोला जाता था, महोदय श्री किसे बोला जाता था और जिजाक भुक्ति किसे बोला जाता था। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्रम में खास करके जब हम पुराने नामों की बात करते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व मध्य काल के अंदर देखने मिलती थी, उपाधि दी जाती थी। और उपाधि के क्रम में अगर जो देखा जाए तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे विशेषतः कोल या कोयल नगर अलीगढ़ को बोला जाता था, हालांकि आजकल चर्चा है कि इसका नाम हरिगढ़ किया जाएगा। महोत्सव नगर की जब बात करते हैं तो जो आपका महोबा होता है उसको बोला जाता है। महोदय श्री कन्नौज को बोला जाता है जिसको हम कभी कभी नगर श्री भी कहते हैं, महोदया भी कहते हैं, इतनगरी भी कहते हैं और इसके अलावा इसी को हम क्या बोलते हैं, पूरब का ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर जो जिजाक भुक्ति की बात करते हैं तो ये कौसाम्बी में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जिजाक भुक्ति जो है ये आपके कौसाम्बी नहीं बल्कि बुंदेलखंड लोकेशन में पड़ता है। कहां पे, बुंदेलखंड की जब बात करते हैं तो यहीं पे जो आपकी चेदी राजा वगैरह का संदर्भ था 8 महाजनपद काल के अंतर्गत, खास करके 16 महाजनपद थे जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में थे, तो उसी में चेदी वगैरह का जो संदर्भ था उसी के अंतर्गत आपके जिजाक भुक्ति का नाम आता है जो कि आपके क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं आपके उत्तर प्रदेश के क्रम में बुंदेलखंड से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चंदेल शासकों के दौरान जो जिजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, जिसको हम जय होटी के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र का जो लोकेशन है एग्जैक्ट वो कहां है, तो आपके बुंदेलखंड में है। यूपीएसआई के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डी वाला सही जवाब। ठीक है, कह रहा है कि निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हुए थे और वाजिब सी बात है, एक तरीके से कह सकते हैं लाजमी है। क्यों, क्योंकि दो राज्यों का क्रम था, एक था आपके पंजाब का और एक था आपके उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखिएगा यहां पे क्वेश्चन का संदर्भ क्या पूछा है, क्वेश्चन का जो संदर्भ पूछा है वो है क्षेत्र के मामले में। अब आपका बिंदु क्लियर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पंजाब का जो क्षेत्रफल है और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्षेत्रफल की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा अगर जो नंबर की बात करेगा, अगर जो प्रतिशत की बात करेगा तो नो डाउट आपका क्या होगा, पंजाब पहले नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पंजाब में हर खेतों पे क्या होता है, ट्यूबवेल लगा होता है और परसेंटेज के आधार पे अगर जो देखा जाए तो पंजाब सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो दायरा है, प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है और इस कारण से ट्यूबवेल के क्षेत्रफल के अनुरूप अगर बात करें तो हमारे प्रदेश के बड़े भाग में क्या होता है, जो सिंचाई की जाती है वो ट्यूबवेल से की जाती है। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा यहां पे जो जवाब होगा वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा ट्यूबवेल सिंचाई के मामले में। किसके रूप में, ट्यूबवेल सिंचाई की जब बात करते हैं तो ट्यूबवेल सिंचाई के रूप में आपका उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे हो जाएगा। आप जानते हैं सिंचाई वगैरह के आंकड़े हमने बड़े स्तर पे पढ़ रखे हैं, तो उसमें हमने देखा भी है कि नलकूप या ट्यूबवेल के माध्यम से हमारे यहाँ पे लगभग हमारे पूरे क्षेत्रफल का 74.9% अर्थात 75% भाग सिंचाई जो की जाती है वो ट्यूबवेल के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के क्रम में निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को प्राय संपूर्ण जो क्षेत्र था उसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश वर्तमान में आपको देखने मिलता है
जो वर्तमान में हमारा उत्तर प्रदेश देखने मिलता है, ये पहले पूरी तरीके से बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था, लेकिन इसको अलग करते हुए हमने क्या किया, आगरा में शिफ्ट किया। और ये घटना कब की थी? विशेष अगर जो आप जानते होंगे तो अंग्रेजों का जो शासनकाल था वो कलकत्ता से होता था, और इसी क्रम में उन्होंने बड़े भूभाग को कवर कर रखा था। लेकिन इनके जो राज्य हड़प करने की नीति थी, राज्य विस्तार करने की जो नीति थी, उसके अंतर्गत और भी नए नए प्रदेश क्या हो रहे थे, उसमें दिन ब दिन ऐड हो रहे थे। और उसी क्रम में अगर जो देखा जाए तो ये जब आगरा तक पहुंच गए और इसके आगे के क्षेत्र में पहुंच गए तो इन्होंने सोचा इसको हम अलग कर देते हैं, और इस क्रम में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा क्षेत्र के रूप में जो इन्होंने अलग किया। आप भी जानते हैं जब हमारे उत्तर प्रदेश का जन्म होता है 1836 में, तो उसी के कुछ दिन पहले नामकरण की जब संज्ञा करते हैं तो उसी क्रम में कुछ दिन पहले ही क्या हो जाता है, जाहिर सी बात है कि एक अलग प्रदेश के रूप में इसको गठित किया गया, तभी तो नए राज्य का जन्म हुआ। और इसी क्रम में ध्यान रखिएगा कि यह घटना होती है सन 1833 में, और सन 1833 में जब हमारा आगरा प्रेसिडेंसी एक अलग प्रेसिडेंसी हो जाती है, तब हमें जरूरत पड़ती है एक नए राज्य की, एक नई राजधानी की। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश की कहानी शुरू होती है सन 1836 में, और जिस क्रम में हम इसको क्या नाम देते हैं, इस राज्य को विशेषतः नाम देते हैं पश्चिमी प्रांत। और इसके अलावा इसकी राजधानी जो घोषित करते हैं वो वर्तमान में आपके आगरा में घोषित करते हैं, जिसके बारे में हमने अनगिनत बार चर्चा की होगी जब विभिन्न क्रम देखते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए और उसके अनुरूप क्या करिए, यहां पे सही उत्तर बताइएगा। कह रहा है कुछ इस तरीके से कि यहां पे जो बिंदु दिया है कि फल उत्पादक, जो विभिन्न फल होते हैं उसके उत्पादक, और इसके अलावा सूची में जो सबसे बड़े उत्पादक हैं उनका क्रम बताइए। फलों के उत्पादक की जब बात करते हैं और फलों के उत्पादक के अलावा विशेषतः क्या हो जाता है, आपके जो सबसे बड़े उत्पादक होते हैं उनका क्रम क्या हो जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, फल उत्पादक। और फल उत्पादक के क्रम में जो आपके बड़े उत्पादक राज्य हैं उनका क्या क्रम होता है, खासा जैसे आम उत्पादन जम्मू कश्मीर, लीची का उत्पादन केरल से, नारियल का उत्पादन बिहार से, और सेव का उत्पादन उत्तर प्रदेश से। हमें कुछ नहीं पता, हमें एक चीज पता है कि आम उत्पादन की जब बात की जाती है उत्तर प्रदेश हमेशा क्या है, पहले नंबर पे है। इसी आधार पे हम ऑप्शन को चूज करते हैं और हम देखते हैं कि ए का चौथा ऑप्शन, ए का चौथा ऑप्शन कहां पे है, एक जगह पे है और सी वाले में है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा लीची का जो उत्पादन है, लीची का उत्पादन में बिहार क्या हो जाता है, पहले नंबर पे होता है, तो बी का 3। अब बी के 3 की जब बात करते हैं तो ये कहां पे है, हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो वहां दिख जाएगा। बाकी अगर जो बात करते हैं तो सेव उत्पादन में आप भी जानते हैं जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है, और नारियल के उत्पादन में आपका केरल देखने मिलता है। तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा, अगर जो हमने एक ऑप्शन चूज किया आम, और आम के क्रम में उत्तर प्रदेश, तो एक आपका 4 हो गया। और बाकी लीची अगर बात करते हैं तो लीची अगर जो बिहार, तो लीची के क्रम में बिहार हो गया, यानी कि बी का 3। तो बिल्कुल आपका जो सही ऑप्शन हो गया वो आपका क्या हो गया, सी वाला हो गया। हमने उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न उत्पादक हैं पहले नंबर के, इसके बारे में अनगिनत बार चर्चा किया है। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं, चीनी, आंवला, केला, दूध, गन्ना, आलू, खाद्यान्न, आम, तरबूज, खरबूज, अमरूद और पशुधन, इन सब के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलेगा, पुनः कौन विरासत क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विरासत के समग्र विकास के लिए जो चुने गए 12 हृदय शहर हैं उनमें से नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जैसे स्मार्ट सिटी योजना चालू की गई थी, तो स्मार्ट सिटी योजना का जो संदर्भ था उसका क्रम था कि हम देश के क्या करेंगे, 100 शहरों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त करेंगे। वहां पे नाली की समस्या, पानी जमाव की समस्या, सड़क की समस्या, सीसीटीवी, पीने का पानी, मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से डेवलप करेंगे। तो ये तो स्मार्ट सिटी की संकल्पना हुई थी, लेकिन इसके एवज में हमारे प्रदेश के क्रम में क्या किया गया, हमारे देश से कुल 12 शहर ऐसे चयनित किए गए जो कहीं न कहीं कह सकते हो कि जो विरासत लिए हुए थे, हेरिटेज विरासत की जब बात करते हैं तो उस क्रम में हृदय नाम से एक योजना चलाई गई जिसमें क्या किया गया था, 12 प्रदेशों का चयन किया गया। और इन 12 प्रदेशों की जब बात करते हैं तो उनमें से 2 प्रदेश आपके संयोग से उत्तर प्रदेश के भी चयनित हुए थे, जिनका नाम कम से देख मिलता है, एक होता है मथुरा
और एक हो जाता है बनारस। ठीक है, एक होता है मथुरा और एक होता है आपका बनारस। तो यहाँ पे आगरा का नाम बिल्कुल नहीं है आगरा, बल्कि हमारे यहाँ पे जो चयनित किया गया है वो स्मार्ट सिटी के अंदर चयनित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगरा का नाम इसमें नहीं देखने मिलता है। इसके बारे में अगर जो आपको याद होना चाहिए, जब हमने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया है तो उसके अंदर बताया कि 10 स्मार्ट सिटी आपके उत्तर प्रदेश में है, जिनका नाम है आगरा, कानपुर, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, अलीगढ़, सहारनपुर, झांसी, बरेली और मुरादाबाद। तो ये 10 तो आपके स्मार्ट सिटी हैं। लेकिन इसी के पहले जब हम हृदय योजना की बात करते हैं, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंट योजना, तो उसके अंतर्गत हमारे प्रदेश से 2 शहर चयनित हैं। खासा अगर जो बात करते हैं तो एक आपका क्या हो जाता है, मथुरा हो जाता है और एक आपका बनारस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आगरा हेरिटेज योजना के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है, अर्थात हृदय योजना के सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, काशी लालिमा अगर जो बात करते हैं तो काशी लालिमा किस एक फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा की जब बात करते हैं तो काशी लालिमा किस एक फसल की एक प्रजाति है? अगर जो इसकी बात करें तो गाजर, भिंडी, प्याज या फिर आपके टमाटर की। काशी लालिमा की जब बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा? भाई पूरा पढ़ायो भैया, अधूरा ना पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर जो पूरा पढ़ाते हैं तभी आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ठीक है, 2-3 महीना क्लासवा में जुड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल कहाँ चला गया। आप खुद ना पता पाओगे कि कितने क्वेश्चन हमने सही कर दिए। हम तो हर एक एग्जाम की बात करते हैं, चाहे जहाँ पे यूपीजी के पूछा जाता है। बाई चांस गलती से एक आध क्वेश्चन छूट जाता हो नज़र से, वो अलग बात होती है, लेकिन यूपी का कभी क्वेश्चन गलत ना होगा अगर जो इस क्लास में जुड़ते हो, क्योंकि इसमें दम है और इस बात को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ना होती है। आप ही लोग पेपर दे के आए थे। चलिए, यहाँ पे काशी लालिमा की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, काशी लालिमा की जब बात करते हैं तो विशेषतः ये हमारे यहाँ पे भिंडी की एक प्रजाति खोजी गई थी। बनारस में जो आपका साग सब्जी शोध संस्थान है, उन्होंने लगातार क्या किया था, 23 साल रिसर्च किया था। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भिंडी होती है, जनरली आप जानते हैं जो देसी किस्म की भिंडी होती है उसमें बीज क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, खाने में बड़ा अटपटा लगता है। और ये जो भिंडी होती है वो हरे कलर की होती है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें जो डेवलपमेंट किया उसमें बीज की मात्रा छोटी हुई और ये हरे कलर की भिंडी जो हो गई वो लाल कलर की भिंडी हो गई। और इसी कारण से इसको नाम भी दिया गया था काशी लालिमा। काशी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि बनारस का जो साग सब्जी शोध संस्थान है उसके द्वारा घोला गया, और लालिमा मतलब लाल कलर की, तो इस कारण से इसका नाम हो जाता है। लेडी फिंगर की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, काशी लालिमा भिंडी की एक नई प्रजाति, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि देसी भिंडी हुई लाल, इसी नाम से आपका खबर भी छपा था। खास करके भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस के द्वारा इसको खोजा गया था, जिसमें स्वदेशी हरे की जो भिंडी थी उसको लाल कलर में हमने कन्वर्ट किया था। खास करके 23 साल लगातार हमने क्या किया, इसमें प्रमुखता से मेहनत भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का परसेंटेज क्या है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्टार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो 18.5%, 23.7%, 30.2% या फिर 31.2%। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इसका बिंदु कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाया। कार्यबल की अगर बात करेंगे तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जो एक बिंदु हमने पढ़ा है कई बार, खेती बाड़ी का। और अगर जो कृषि की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जो कृषि से संबंधित जनसंख्या है उसका परसेंटेज है 29%। ठीक है, जबकि अगर हम कृषि श्रमिक की बात करते हैं तो खेती बाड़ी में लगे जो आपके मजदूर होते हैं उनकी संख्या होती है 30.9%। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो हमारे प्रदेश की 59.9% जनसंख्या क्या होती है, कहीं ना कहीं खेती के विभिन्न स्वरूप से जुड़ी हो जाती है। तो कह सकते हो कि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, यानी कि कितना हो गया, अगर जो हम 60% जनसंख्या की बात करें तो कह सकते हो कि 39.1% जनसंख्या ऐसी हो गई जो किसके रूप में देख मिलती है, 39 से आएगा ना, हाँ, 9 1 10 9 9 18 1 19 5 3 8 9। ठीक है, तो अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये रिमेनिंग पार्ट बच जाता है अन्य भागों के रूप में। लेकिन अगर जो देखा जाए तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन इसके क्लोजेस्ट नहीं है। बाकी अगर जो हम दूसरे रिपोर्ट की बात करें, हमने पीछे ही चर्चा किया था कर्मकारों का विवरण, इकोनॉमिक सर्वे उत्तर प्रदेश का, और उस क्रम में हमने देखा भी था कि हमारे प्रदेश की जो बड़ी जनसंख्या होती है किस किस मामले में है, तो हो कृषक की अगर बात करते हैं तो कृषक 29% हो जाते हैं, कृषि श्रमिक 30.30%, पारिवारिक उद्योग की जब बात करते हैं तो उसमें 5.9%, और अन्य की अगर बात करते हैं तो आपके 34.8%। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब का पूछने का क्या पर्पस था
इस बिंदु को हम भी ना समझ पाए कि किसके बारे में ये पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर जो कार्यबल की बात करेंगे 100% में, तो जाहिर सी बात है किसी एक क्षेत्र को पूछना चाहिए ना, कि खेतीबाड़ी में या फिर खेतीबाड़ी के अलावा कृषि श्रमिक, या अगर जो अन्य की बात करते हैं तो अन्य में तो आपके देख भी सकते हैं कि 34% और 5 कितना हो गया, 39% हो गया। तो एक बड़ा भाग, तो इस कारण से इस क्वेश्चन में हमने स्टार भी लगाया था, और आपको पता है कल इसका आंसर भी नहीं बताया गया था। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम भी ना कंफ्यूज थे, एक तरीके से कह सकते हो हमें भी ना कन्फर्मेशन था, क्योंकि जो हमने रिपोर्ट देखा है एग्रीकल्चर में वो इतनी संख्या होती है, और इकोनॉमिक सर्वे की जब बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल आंकड़ा है उसके अनुरूप ये आंकड़ा है। ठीक है, तो अब इसका बोर्ड क्या बताइएगा। आ गई वॉइस, सेल की बात थी। ठीक है, वही कह रहे हैं कि ये लाल वाली भिंडी ना दिखती, तो ये बता रहे थे कि लाल वाली भिंडी इसी कारण नहीं दिखती क्योंकि वो भिंडी 400 से लेकर के 800 रुपये किलो होती है, बहुत महंगी बिकती है। ये जो खलिहर टाइप की भिंडी होती है, हरी वाली स्वदेशी, वो आपके यहाँ पे मिल जाती है। बाकी अगर जो उसकी बात करते हैं तो वो चूँकि महंगी होती है, तभी तो उसकी क्वालिटी है। आखिर नाम पूछा गया, जाहिर सी बात है कुछ पूछा जा रहा है तो उसका कुछ से इंपॉर्टेंस होगा, बिना वैल्यू के थोड़ी ना उठा के पूछ लिए। चलो, विशेषतः हिंदू मुसलमान एकता की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो फूल बेल्ट का मेला है, फूल डोल का मेला आपके जयपुर राजस्थान में लगता है, तो इसका कोई संदर्भ नहीं है। बटेश्वर मेला अगर जो बात करें तो ये हमारे यहाँ पे पशुओं का मेला या फिर जिसको हम ऊँटों का मेला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नौचंदी का जो मेला है वो ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ पे ये लगता है मेरठ के अंतर्गत, और मेरठ में एक देवी पड़ती है खास करके नवचंडी, और नवचंडी के स्थान पे क्या होता है, ये मेला लगता है। हालांकि इस मेले में अगर जो देखा जाए तो इसमें पहले क्या होता था, जानवरों को आधारित करते हुए ये मेला लगता था। और आप भी जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भी यही मेरठ से हुई है। और इस मेले की अगर बात करें तो ये मेला लगभग 400 साल पुराना मेला है। तो कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों से संबंधित मेला, और विभिन्न प्रकार के जो जानवर खरीदने वाले लोग थे, आसपास के जो लोग थे, वो यहाँ पे भाईचारे के स्वरूप में इकट्ठा होते थे। तो इसी कारण से नौचंदी मेले की जब बात करते हैं तो वहां पे हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक देखने को मिलता है। हालांकि हिंदू मुस्लिम एकता की जब बात करते हैं तो सुलह कुल महोत्सव आप भी जानते हैं जो कि आगरा में बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है, लेकिन इस नौचंदी मेले की जब बात करते हैं जो कि आपके मेरठ में आयोजित होता है होली के कुछ दिन बाद, तो वो आपको देख मिलता है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं मेरठ में नौचंदी मेला होली के बाद आपका आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आप एग्जामपुर से जुड़े हैं और एग्जामपुर में खास करके हमें जानते हैं तो हमारे नाम से भी एक कोड अलॉट किया गया है। खास करके अगर जो आप कोई कोर्स लेते हैं तो उस कोर्स में इस कोड को अप्लाई करेंगे AMTP10, तो आपको 10% का छूट मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, नेपाल के साथ कौन सा जिला ऐसा सीमा साझा नहीं करता है। किसकी बात करें, नेपाल। आवाज नहीं आ रही है, आवाज है तो बैठी तो है, कोई इशू ना होना चाहिए। ठीक है, किसकी बात करें, हम अपने प्रदेश में, अपने प्रदेश की जब बात करते हैं तो अपने प्रदेश में कौन सा एक ऐसा जिला है जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। हमने कई बार चर्चा किया कि हमारी नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो 7 जिलों की प्रमुखता से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये 579 किलोमीटर के रूप में मिलती है। जिसमें अगर बात करें तो आपका पीलीभीत होता है, इसके अलावा ललितपुर होता है, ललितपुर नाम आ रहा है, पीलीभीत, और पीलीभीत के अलावा क्या हो जाता है आपका लखीमपुर खीरी, साथ ही
साथ श्रावस्ती, श्रावस्ती के अलावा बहराइच, बहराइच के अलावा आपका बलरामपुर, बलरामपुर और बलरामपुर के अलावा आपका सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर के बाद आपका आता है महाराजगंज। तो ध्यान रखिएगा ये 7 जिले आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे ये जो कुशीनगर है, कुशीनगर वही सीमा से अलग हो जाता है, क्योंकि महाराजगंज के साथ तो सीमा लगती है और महाराजगंज के बाद आपका कुशीनगर होता है, लेकिन कुशीनगर की सीमा आपके नेपाल के साथ नहीं लगती है। इस बिंदु को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर जो आपने पहली क्लास देखी होगी तो उसमें हमने विधिवत तरीके से अलग अलग चीजों को जब चीड़-फाड़ करते हैं ना, तो वहां पे बताते हैं कि ये 7 जिले कैसे नेपाल के साथ 7 जिले 579 किलोमीटर की सीमा, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, इस तरीके से सीमा साझा होती है। कुशीनगर की सीमा बिहार के साथ साझा होती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक मेले हैं और इन ऐतिहासिक मेले के क्रम में उनका जो लोकेशन है, जैसे जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, बलदेव छठ का मेला आपके पश्चिमांचल में और सुक्कताल का मेला मुजफ्फरनगर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के क्रम में अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। क्लास ना पसंद आ रही है का? क्लास तो पसंद आनी चाहिए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं भाई इसमें तो कोई था ही नहीं है, मतलब सारे क्वेश्चन कह सकते हो कि पूरी तरीके से क्वेश्चन क्लास के अनुरूप ही देखने मिले हैं। अगर जो आपने लगातार, हम बार बार कह रहे हैं कि लगातार अगर जो आपने 3 से 4 महीने रेगुलर क्लासेज की हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन, खास करके जितना हम दिखा रहे हैं, एक वही आंकड़े वाला छोड़ करके, क्योंकि उसमें खुद हम ना समझ पा रहे हैं तो आपको क्या समझाएं। बाकी कोई क्वेश्चन अगर जो आपको दिख रहा है जिसके बारे में हमने कभी चर्चा ना की है या कहीं पे उसके बारे में संदर्भ ना लिया है, इसी कारण से स्क्रीनशॉट से दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी लगे कि ऐसा तो नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं, नहीं, हवाबाजी नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, पुरानी कहावत है और इसी कारण से स्क्रीनशॉट के साथ आपके सामने आए हैं, ठीक है। चलेगा। विशेष जल विहार मेला जब बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड में लगता है। ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है 7 जिले आपके उत्तर प्रदेश में और 7 जिले मध्य प्रदेश में लगते हैं, तो उसी मध्य प्रदेश के अंदर जो आपका क्षेत्र पड़ता है उसी बुंदेलखंड में ये आपका जल विहार का मेला देखे मिलता है। विशेषतः बटेश्वर का मेला तो ये आपके जानते हैं, बटेश्वर आगरा पश्चिमांचल हो गया। ध्यान रखिएगा सुक्कताल का मेला मुजफ्फरपुर में लगता है। इस बलदेव मेले की जब बात करते हैं तो ये पश्चिमांचल नहीं बल्कि अगर बात करते हैं तो ये आपके ब्रजमंडल क्षेत्र में देखे मिलता है। कहाँ पे? ब्रजमंडल की अगर बात करते हैं तो इस ब्रजमंडल क्षेत्र में लगता है, खास करके जो मथुरा का लोकेशन होता है। दाऊ जी के संदर्भ में अगर देखा जाए, भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे जिनका नाम था बलराम, बलराम के नाम से एक जगह है दाऊ जी और उसी दाऊ जी में क्या होता है, बलदेव छठ का मेला आयोजित होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह आपके मथुरा से संबंधित होता है खास करके, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा ये संबंधित हो जाता है किसके क्रम में, आपके मेले के क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसान जिसके पास 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक जमीन है उसको हम किस क्रम में जानते हैं? जमीन की जब बात करते हैं तो उस जमीन के क्रम में अगर जो कोई किसान जिसके पास क्या है 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर है, सामान्यतः जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उसको तो हम सीमांत किसान कहते हैं, लेकिन जिसके पास 1 से ज्यादा हेक्टेयर होती है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम लघु किसान बोलते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा इस लघु किसान के क्रम में अगर जो बात करें तो हमारे यहाँ पे किसानों के अलग अलग संदर्भ होते हैं और इन किसानों की जब बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सीमांत किसान तो वही 1 एकड़ से कम भूमि वाले। विशेष अगर जो यहाँ पे बात करें तो इसका क्रम क्या हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो जोतों के आकार हमारे प्रदेश में तो सीमांत जोत कितने होते हैं, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले, क्लियर है। यहाँ पे 1 से 2 हेक्टेयर की बात किया है, तो लघु जोत को क्या बोलते हैं, तो 1 से 2 हेक्टेयर यानी कि लघु कृषक की जब बात करते हैं तो वही क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे 1 से 2 हेक्टेयर के रूप में देख मिलता है। बाकी अगर बात करते हैं अर्ध मध्यम तो 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम की जब बात करते हैं तो 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत आपके 10 हेक्टेयर से अधिक वाले जो होते हैं उनकी संख्या देखने को मिलती है, ठीक है। चलेगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद हैं तो इन 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। सीधी सी बात की गई है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कितने महाजनपद आपके स्थित हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विशेष 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 8 महाजनपद चिल्लाते चिल्लाते तो हमारे भी 8 हो गए हैं। विशेष ध्यान रखिएगा 8 महाजनपद, जैसा कि हमने चर्चा किया कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य देश अर्थात आधुनिक उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित थे जिनके नामकरण से
कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, मल्ल, वत्स, चेदी और सूरसेन। अगर जो नहीं देख पा रहे हैं तो इस मैप के सहारे पुनः ध्यान रखिएगा, कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेदी, बस, मल्ल। इस तरीके से आपके 8 महाजनपद क्या हो जाते हैं 6ठी शताब्दी के आसपास में देखने मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगरी संकल्प अभियान, अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका संबंध हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है किससे, जो गरीबी रेखा से नीचे है उनकी सहायता करना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, स्वयं सहायता समूह के लिए योजना या फिर राष्ट्रीय पोषण अभियान। अगर जो आप उत्तर प्रदेश के कोई भी योजना के बारे में क्लास किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सगरी संकल्प योजना का सबरी याद है, आपको क्लियर होना चाहिए। हमने जब एग्जाम्पल लिया था तो वही लिया था कि सबरी के जूठे बेर राम ने खाए थे और उनमें क्या आ गई थी, ताकत। तो जाहिर सी बात है कि पोषण अभियान को आधारित करते हुए ये सबरी संकल्प अभियान आपका चालू किया गया है, जिसको अगर जो देखा जाए तो सबरी संकल्प पोषण योजना जो कि आपके उत्तर प्रदेश में चालू किया गया था, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं और जो महिलाएं होती हैं जिनमें कुपोषण हो जाता है, तो 23 अक्टूबर 2017 को इस योजना को उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में चालू किया गया था कुपोषण को दूर करने के लिए। ठीक है, जिसमें सबरी पोषण कार्ड वगैरह भी बनाए जाने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुए हैं उनके अधिवेशन के क्रम में कौन सा इसमें सही है। ठीक है, विशेषतः बनारस, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, बनारस अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन कौन कहां हुआ हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन 2 बिंदु जरूर पता है, खास करके एक तो है कानपुर। और कानपुर की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं भारत के क्रम में पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी वह कानपुर की बनी थी। और मेरठ की जब बात करते हैं तो मेरठ आपके आजादी की 1 साल पहले यानी कि 1946 में, अब ऑप्शन देख लेते हैं, बी का 4, बी का 4 कहीं दिख रहा है, बी का 4, बी का 4 कहां पे है, 2 जगहों पे है। चलिए बाकी 2 ऑप्शन तो कैंसिल हुए, बाकी अगर जो देखा जाए तो ए का 3, ए का 3 कहां पे है, केवल पहले में है, तो आंख मूंद की ए वाला जवाब कर देंगे। बाकी आप भी जानते हैं कि लखनऊ सन 1916 में, क्यों, क्योंकि इसी में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट भी हुआ था, खास करके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और मुलायम जो मुस्लिम लीग था। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यही पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे ही खास करके गरम दल और नरम दल इकट्ठा भी 1916 में हुए थे। बाकी बनारस की अगर बात करते हैं तो सन 1905 में हुआ था। विशेष ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुल कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वो 9 हुए हैं। 9 की जब बात करते हैं तो 88 में इलाहाबाद, जॉर्ज यूलेस के अध्यक्ष, 1892 में इलाहाबाद, WC बनर्जी पुणे इसके अध्यक्ष, 1899 लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त, इसके अलावा 1905 में बनारस में गोपाल पीस घोषले, 1910 में इलाहाबाद सर विलियम बेडन्सवर्थ, 1916 में लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार, इसके अलावा 1925 कानपुर श्रीमती सरोजिनी नायडू, साथ ही साथ 1936 लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके अलावा मेरठ की जब बात करते हैं तो 1946 JB कृपलानी। अर्थात 9 अधिवेशन जिनमें 3 इलाहाबाद, 3 लखनऊ में, एक आपका आगरा, एक आपका मेरठ में, एक आपका कानपुर में और एक आपका बनारस में। तो इस तरीके से 9 अधिवेशन कुल उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए थे। विशेषतः नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। पशतू और उनके नस्ल की बात की जाती है। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, नस्लों की जब बात करते हैं ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो नस्ल होती है भैंस भदावरी होती है। ठीक है, गाय की अगर बात करते हैं तो गाय का भी क्रम सिंधी देखने मिलती है, बकरी जमुनापारी आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा दूध देने वाली। लेकिन इस भेड़ की जब बात करते हैं तो भेड़ की थारका पाकर नहीं है, बल्कि ये किस्म किसकी है, गाय की है। विशेषतः अगर जो आपने खास करके हमसे कृषि व्यवस्था पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब हम गाय की बात करते हैं 2 वंश होते हैं हमारे यहाँ पे, खास करके गौवंश और महिष वंश। तो ध्यान रखिएगा, साहीवाल, गिर, सिंधी, देवनी, थारका पाकर और ककरेज, तो ये क्या हो गई, गाय की किस्म हो गई। बाकी मुर्रा, भदौरी, सुरती, जाफराबादी, नीली, रावी, इन सब का जो क्रम होता है वो आपके भैंस से संबंधित हो जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कुछ इस तरीके से कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन फिर से एक बार सही नहीं है कि भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे बड़ा हब हो जाता है। इसके अलावा भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश होता है और इसके अलावा भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश के क्रम में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्रम में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे अगर जो बात करते हैं तो आप भी जानते हैं, हमने अभी पहले नंबर की बात की कि किन किन मामलों में हमारा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। तो आप भी जानते हैं कि गन्ने के उत्पादन में, गन्ना और चीनी के उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है ओवरऑल पूरे भारत में। तो इस कारण से पहला सही हो गया। दूध की जब बात करते हैं तो दूध तो लगातार 6-7 सालों से हमारा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर उत्पादित कर रहा है, तो दूसरा कथन भी सही है।
चावल को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि गेहूं उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, चावल उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, और इस कारण से इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। ए और 2 आपका सही हो जाएंगे। तो विशेष ध्यान रखिएगा, अगर जो यहां पे आप देख सकते हैं तो चावल के जो प्रमुख उत्पादक हैं उत्तर प्रदेश क्या हो जाता है, इसमें दूसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है। बाकी अगर जो यहां पे पहले की बात करें तो पुनः गेहूं, चीनी, आंवला, केला, दूध, गन्ना, आलू, खाद्यान्न, अमरूद और फिर आपका फसदन, आम, तरबूज, खरबूज, ये आपका उत्तर प्रदेश क्या होता है, पहले नंबर पे उत्पादित करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जो एक प्रभाव क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ऐसी नदी जो उत्तर प्रदेश के क्रम में कहीं ना कहीं उसका न तो लाभ हानि देखने मिलता है, ना तो उसका कोई संदर्भ देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तेज हो रहा है भाई, ये क्वेश्चन केवल देख रहे हो। ठीक है, प्रॉपर जो कल की क्लास होगी वो विधिवत तरीके से होगी। यहाँ पे केवल एक तरीके से कह सकते हो ना, क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया होती है, और इस यूट्यूब की दुनिया में हमें भी प्रूव करना होता है कि भैया इस क्लास में जुड़ रहे हो तो आखिर कुछ मिल रहा है कि ना मिल रहा है। वास्तविकता इस क्लास का जो नजरिया है, इस क्लास का जो कंटेंट है, इस क्लास का जो टीचर है वो आपसे कम्युनिकेशन कर पाता है कि नहीं, अपनी चीज़ों को रख पाता कि नहीं, और परीक्षा में अगर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका जवाब आप दे पाते हैं कि नहीं। इन्हीं सारे बिंदुओं के लिए खास करके इस क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट दिखाने की अगर जो इतनी जरूरत की, तो इसी कारण से, ताकि आपको भी विश्वास पड़े, इस चीज को आप भी महसूस कर पाएं कि अगर जो आप यूपीजी के पढ़ते हैं ना, तो 3 से 4 महीने में जो आपका लेवल हो जाएगा उसको कोई रोक भी ना सकेगा। ठीक है, एक आंधी हो जाएंगे आप, विशेषतः उस पड़ोसी को दिखाने के लिए जो खास करके बोलता आपसे कि तुमसे ना हो पाएगा। और जब 31 क्वेश्चन सही होंगे केवल यूपीजी के से, और उसके बाद बुलाएंगे सिलेक्शन होने के बाद, और दरवाजे पे लगाएंगे बड़ा बड़ा डीजे, और उसके बाद बोलेंगे ससुरा अब नाच, क्योंकि हम बजाने जा रहे हैं नागिन धुन। और बीन कौन बजाएगा? तो बीन हम बजाएंगे, बुला लियो हमको। ठीक है, तो चलेगा। यहाँ पे विशेषतः नहीं प्रभावित होती है तो ध्यान रखिएगा। हिंडन नदी तो ये तो देखने मिलती है, गाजियाबाद इसके किनारे है। गंडक नदी ये भी आपको देखने मिलता है, खास करके नेपाल से निकलती है, लेकिन कुशीनगर महाराजगंज जिले से होकर निकलती है। शारदा नदी बड़े स्तर पे आप जानते हैं, कर्नाली, नारायणी इसका नाम होता है। विशेषतः अगर जो सोन नदी की बात करते हैं तो इसका प्रभाव क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के केवल सोनभद्र जिले से हो जाती है, तो ना तो कोई सिंचाई की सुविधा, ना तो पीने का पानी, इससे हम विशेष इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, ये चारों नदियां तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन सोन नदी का हम कोई प्रत्यक्ष फायदा नहीं ले सकते हैं, तो इस कारण से इसका बिंदु देखने को मिलता है। तो चारों नदी आप देख सकते हैं, गंडक नदी कैसे, हिंडन नदी कैसे, सोन नदी कैसे, और इसके अलावा शारदा नदी कैसे, इन सब के बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल देखते हैं कि कहां कहां कैसे कैसे निकलती है और कहां कहां इसका बहाव क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जा दिन जन्म भयो, क्या कह रहा है? जा दिन जन्म भयो डैश का धरती ढसी 2.5 हाथ। आपने सुना होगा, एक रचना होती है जगनिक की जिसको हम आल्हा खंड कहते हैं, और ये आल्हा खंड काफ़ी मशहूर है। आल्हा खास करके आपके जो महोबा वाला लोकेशन है, तो उसी महोबा में 2 भाई थे सेनापति के रूप में, चंद्रबरदाई के, और अगर जो उन्हीं की बात करते हैं तो उन्हीं की वीरता के स्वरूप में ही इसकी रचना की गई है कि जा दिन जन्म भयो आल्हा के धरती ढसी 2.5 हाथ। सुना है आल्हा? तो आल्हा की जब बात करते हैं तो उसी की यह रचना होती है जिसको जगनिक के द्वारा रचा गया है, और आल्हा के क्रम में ही आपको महोबा से संबंधित देखने मिलता है। अगर जो आल्हा खंड के बारे में आपने देखा होगा तो यहाँ पे बड़े स्तर पे आल्हा उदल चौक भी है, और इन्हीं की याद में यहाँ पे कजली मेला का भी आयोजन किया जाता है। कई बार हमने चर्चा भी किया है, जैसे कि आप जानते हैं कि परमानी देव परमान के शासक के क्रम में उनके 2 जनरल आल्हा उदल देखने मिलते हैं, और ये कई युद्धों में देखने मिलते हैं। और कवि जगनिक राव के क्या हुए थे, वीर रस की कविता आल्हा खंड के अंतर्गत इनका नाम काफी चर्चा में देखने को मिलता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर हुआ था उसके अंतर्गत निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस एक सरकारी कंपनी के द्वारा एक MOU अर्थात जो उद्यम होता है उसके माध्यम से समझौता किया गया। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इस क्रम में विशेषतः भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, या फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, या फिर आपके मिश्र धातु निगम लिमिटेड। चलिए, इसके बाद अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पे विशेषतः जो बिंदु हो जाता है वो हो जाता है किसके रूप में? तो ये हो जाता है आपके यही हमारे यहाँ पे एक संस्थान है यूपी नेडा। तो यूपी नेडा के संदर्भ में भारत
मिक लिमिटेड की जब बात करते हैं तो उसी के माध्यम से इसका समझौता किया गया। बड़े स्तर पे आप जानते हैं चूंकि डिफेंस एक्सपो हुआ था और उसी में बताया गया कि हमारे उत्तर प्रदेश के क्या होंगे, डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें आप भी जानते हैं कि लखनऊ में जैसे आपकी क्या हो रही है, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। 6 जो क्षेत्र है, अलीगढ़, आगरा, झांसी, इसके अलावा कानपुर, इसके अलावा चित्रकूट और फिर आपका लखनऊ, ये नोड इसके चिन्हित किया गया है। और इसी क्रम में भारत डायनेमो की जब बात करते हैं तो यूपी नेडा के माध्यम से इसके अंतर्गत समझौता भी हुआ था। इन सारी चीजों को हम करंट अफेयर की क्लास में बाकायदा देखते हैं कि महीने की घटना कौन सी है, सप्ताह की घटना कौन सी है और आपके जो वीक की घटना होती है वो कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की जब बात करते हैं तो यूपी नेडा के माध्यम से इसको देखने को मिलता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल की बैठक का जो आयोजन होता है उसमें कोरम क्या होती है, आप भी जानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में संयोग से राज्य में एक विधानमंडल है, जिसके परिरथ में अगर देखा जाए तो एक आपकी विधानसभा होती है, एक आपकी विधान परिषद होती है। तो इसमें जो सदस्य बैठते हैं, तो कोई भी सदन होता है अगर जो उसकी बैठक करानी होती है तो उसके 1/10 सदस्य या फिर कह सकते हैं कहीं न कहीं 10 सदस्य, जो भी संख्या क्या हो, अधिक हो, उसको हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर जो आपने विधानसभा पढ़ी होगी हमारे द्वारा तो उसमें इन सारे बिंदुओं की बड़े स्तर पे चर्चा की जाती है। और पुनः ध्यान रखिएगा, अगर जो उत्तर प्रदेश के अलावा आप किसी भी कोर्स को एग्जामपुर पे कैरी करते हैं तो टीचर के द्वारा सजेस्ट किया गया कोड लगाते हैं तो आपको अतिरिक्त 10% का छूट मिलता है। और जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा जो कोड निकाला गया है AMTP 10, अगर जो इसको लगाते हैं तो उसको आपको अतिरिक्त छूट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज या फिर उत्तर प्रदेश का जो किला था उस पे अंग्रेजों ने अधिकार किया। अंग्रेजों के अधिकार की जब बात करते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा जो अधिकार किया गया था वो किस संदर्भ में, आपका जो प्रयागराज का किला होता है, चूंकि आप भी जानते हैं जिसको हम अकबर का किला कहते हैं, और शासन स्वरूप में अगर जो देखा जाए तो ब्रिटिश सत्ता ने इस पर अधिकार किया, लेकिन ये कब किया था। ठीक है, तेजी से चलते हैं क्योंकि अगली क्लास हो गई है और उसका टाइम भी हो चुका है। तो आप अगर जो इलाहाबाद किले के बारे में हमसे डिटेल में पढ़े होंगे तो उस क्रम में बहुत स्तर पर आप जानते होंगे कि बहुत सारी चीजें आपको देख मिलती हैं, जिसमें अकबर की अगर बात करते हैं तो अकबर ने इस किले का निर्माण किया था। लेकिन आप भी जानते हैं कि 1773 ईस्वी में क्या किया था, अंग्रेजों ने इसको एक बार अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन बंगाल के जो नवाब थे शुजाउद्दौला उनको 50 लाख रुपए में बेच दिया था। लेकिन फिर अगर जो देखा जाए तो एक संधि होती है 1798 ईस्वी की, जो कि नवाब शुजाउत अली और अंग्रेजों के बीच होती है, और जिसके अंतर्गत ये किला क्या हो गया, पुनः अंग्रेजों के बीच चला गया। तो यही बिंदु आपको देख मिलता है कब का, 1798। चूंकि ऑप्शन में 1798 कोई नहीं है तो इस कारण से हम इससे रिलेटेड जो आपका क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है कहीं ना कहीं 1797, तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुल 31 क्वेश्चन देखे, जो कि कल आपका जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था RO का, और उसमें हालांकि अगर जो बताते तो वही बात होती कि ये तो बड़ी बड़ी हवाइयाँ फेंक रहे हैं। इसी कारण से हमने क्या किया, अपनी जितनी क्लासेज हुई थी उनके अनुरूप सीधे आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा के और दिखाने की बात की कि आप अगर जो इस क्लास में जुड़ते हैं तो ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्टिव क्लास होती है, क्योंकि 140 क्वेश्चन में अगर जो 31 क्वेश्चन, नो डाउट एक क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं आंकड़ों वाला, क्यों, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन है। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी ना आंकड़े हैं, ना तो आपके बुक्स वगैरह में आंकड़े हैं, तो किस आधार पे हम उसको काउंट करें। लेकिन फिर भी अगर जो 30 क्वेश्चन सीधे सीधे मिलते हैं तो तात्कालिक परिदृश्य में अगर जो बात करें तो कोई भी बंदा ऐसा ना होगा जो 26-27 क्वेश्चन ना कर पाए, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो बाकी उम्मीद करते हैं कि ये क्लास कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी। आगे हम इसी तरीके से क्रम को जारी रखेंगे, जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश का निचोड़ देखेंगे। और आप भी जानते हैं कि अगर जो आपने इस क्लास को लगातार किया तो उसके बाद परिणाम आपके सामने होगा। बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्लास में कुछ अच्छाई लगती है, कुछ बुराई लगती है, या कोई सजेशन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज चूंकि समय अभाव था, आप भी देख सकते हैं कि टाइम ओवर हो चुका है, इसी कारण से किसी का ना तो नाम पढ़ पाए ना तो किसी का कमेंट पढ़ पाए, इस कारण से क्षमा चाहेंगे। लेकिन पुनः अगली क्लास में जब जुड़ेंगे तो अपनी रोज की दिनचर्या के तरीके से अपनी पूरी क्लास फुल एनर्जी के साथ करने की पूरी कवायद होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर।